G20 की अध्यक्षता देश को मिलती है, ना कि किसी व्यक्ति को। भारत का नंबर था तो भारत के लिए आई। ऐसी क्या चीज है कि भारत के प्रधानमंत्री मीडिया से डरते हैं? ऐसे क्या सवाल थे जिसके जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी फिर मोदी सरकार। हाल ही में एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे देश में हुआ, G20। 8 से 11 तक दिल्ली वाले माने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में रह रहे थे। कई जगह आवागमन बंद था, सरकारी अधिकारियों को मतलब सरकारी कार्यालय बंद थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, प्राइवेट सेक्टर को बोला गया था वर्क फ्रॉम होम, और मानो जो लिटिल दिल्ली का हिस्सा था वो पूरे देश से रहा था। मुझे पता नहीं कि मात्र 20-22 देशों के अध्यक्ष या स्टेट नेशन हेड आने वाले थे। क्या पूरी दिल्ली आतंकियों से भरी हुई थी कि वो सुरक्षित नहीं थे? मुझे याद है जब नैम समिट दिल्ली में हुई थी इंदिरा गांधी जी के समय, तब सबसे ज्यादा राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। फेडरल कैस्ट्रो से जैसे लोग भी उसमें थे, जिनके ऊपर कई आतंकी साया था। उनकी भी जान की सुरक्षा को लेके विश्व चिंतित था, लेकिन फिर भी वो आए। बहुत बेहतरीन तरीके से वो आयोजन हुआ। दिल्ली वाले गर्व कर रहे थे कि ऐसा आयोजन हुआ, लेकिन ना दिल्ली रोकी गई, ना दिल्ली में ये कहा गया कि आप यहां से नहीं घूमेंगे, वहां से नहीं जाएंगे। तब भी कई 5 स्टार होटल में लोग रुके थे, आना जाना भी था। लेकिन तब शायद प्रधानमंत्री इंदिरा जी को अपने देशवासियों पर इतना विश्वास था कि देशवासी उनके साथ है, कोई उनको अपोज नहीं करेगा। क्या वर्तमान नेतृत्व इस बात से डरा हुआ था कि इन 20-22 राष्ट्राध्यक्ष के सामने कोई किसी बात को उठाए या कोई ऐसे सवाल पूछे या कोई ऐसा प्रदर्शन हो जिसको लेके उनकी किरकिरी हो? इसीलिए दिल्ली बंद थी। उसके बाद भी सोने के थाली चांदी के थाली में चीजें परोसी गई, उप महिमा मंडल हुआ। गोदी मीडिया सुबह से शाम तक ऐसा बता रहा था, भूतो न भविष्यति, ऐसा काम हुआ। फिर 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए। सबने तालियां बजाई और पूरा मीडिया, भारतीय मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये भारतवासियों को बताने का प्रयास कर रहा था कि ये मोदी जी ही थे जो ये करवा पाए, ये मोदी जी ही थे जिनकी वजह से सर्वसम्मति हुई। लेकिन आज मैं इस सरकार के इस दावे को तोड़ना चाहता हूं। ये 18वीं G20 की समिट थी। इसके पहले 17वीं समिट इंडोनेशिया बाली में हुई। जब इंडोनेशिया बाली में हुई तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध पीक पे था। जब वेस्टर्न ब्लॉक, जिसको G7 भी हम कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, लगातार रशिया की निर्वसना हो जाए इसमें प्रयासरत थे। इंडोनेशिया जो होस्ट था, जो मेजबान था, वो हाथ जोड़ के सबको विनती कर रहा था कि हमारा फोरम राजनीतिक नहीं है, ये आर्थिक विकास के लिए और मानवीय विकास के लिए है। कृपा करके युद्ध की और राजनीति की बातें इस पे ना चले। लेकिन तब वेस्टर्न वर्ल्ड की और अमेरिका और यूरोप के दबाव में आके या उनके हुस्कावे में आके भारत तक, हमारा देश तक, तब रशिया और यूक्रेन के विवाद को लेकर वहां वक्तव्य जारी कर गया। हमारा देश तो उन दोनों के बीच में अंपायर की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा था। या उन्होंने चाहा या नहीं चाहा वो बात अलग थी। यूक्रेन ही चाहता था कि G20 उनके फेवर में बात करें, रशिया ही चाहता था कि G20 यूक्रेन की बात छेड़ेगी। जब ये बात छिड़ी गई
रशिया के पुतिन साहब तो नहीं आए थे, जो उनके विदेश मंत्री थे वो उस मीटिंग में तक नहीं गए। उन्होंने अपने होटल से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा वो मीटिंग अटेंड की और तुरंत अपने देश वापस चले गए। और G20 के इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में जिक्र होने से सहमति नहीं बन पाई और प्रस्ताव असहमति रहे, वो फेल्यूर रहा। उसके तुरंत बाद रिटेलिएशन में यूक्रेन को यह भुगतना पड़ा कि रशिया ने अपने मिसाइल के हमले बहुत ज्यादा कर दिए G20 की इस समिट के तुरंत बाद। उसके बाद 18वीं समिट, उसी समिट में अध्यक्षता भारत के पास आई। और इसलिए नहीं आई कि भारत बहुत बड़ा विश्वगुरु है, इसलिए आई क्योंकि ये बार रोटेशन भारत में ही आनी थी। भारत में किसी का भी प्रधानमंत्री रहता तो भी ये भारत को आनी थी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता देश को मिलती है, ना कि किसी व्यक्ति को। भारत का नंबर था तो भारत के लिए आई। भारत ने ऐसे कोई झंडे नहीं गाड़े थे जिसके लिए दी गई थी, क्योंकि इंडोनेशिया से भारत बहुत आगे है कई मामलों में, फिर इंडोनेशिया को पहले क्यों नहीं। फिलहाल ये बाय रोटेशन आई, जिसका हमारी सरकार ने पूरे देश में एटीएम जैसा उपयोग करना चाहा। 200 अलग अलग शहरों में G20 इस G20 के चक्कर में देश में 20-25 हजार करोड़ रुपए खर्चा हुआ। उसके बाद चाइना और रशिया ने, मतलब दोनों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, उन्होंने बाइकआउट किया। उनके विदेश मंत्री आए, एक का प्राइम मिनिस्टर आया चाइना से, लेकिन ये दोनों शक्तियां चीन और रशिया ये नहीं आते हुए भी उन्होंने अपना दबाव इतना बनाया कि सहमति के चक्कर में यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जिक्र इस बार भारत ने डाला, जो इंडोनेशिया में सुनने को तैयार नहीं था। भारत को यह बोलना पड़ा कि G20 समिट ये राजनीतिक मंच नहीं है, जो इंडोनेशिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था और तब ये सुनने को तैयार नहीं था। फिर भारत ने कहा ये आर्थिक प्रगति और आर्थिक मंच है, ये भी इंडोनेशिया ने कहा, लेकिन तब किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि चाइना और रशिया का जाना ये भारत को भी समझ में आ गया कि यहां अब हमको सुधरना होगा। तो भारत, चाइना और रशिया, जिनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, लेकिन दबाव इतना बनाया कि भारत को नहीं, G20 को उनके सामने झुकना पड़ा और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र किए बगैर प्रस्ताव पारित हुए, क्योंकि हर प्रस्ताव में चाइना ने और रशिया ने कई ऑब्जेक्शंस उठाए थे। इससे सहमति बहुत दूर दिखाई दे रही थी। आखिर G20 चीन और रशिया के सामने झुक गया। यूक्रेन का 4 बार जिक्र आया, लेकिन वो आर्थिक मसले को लेकर आया, युद्ध का जिक्र करना अवॉइड किया। हाँ, दूर दूर से हाँकते गए कि भाई एक दूसरे के टेरिटरी की रक्षा करनी चाहिए, आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हिंसा को नहीं देना चाहिए, दूर दूर के। लेकिन जैसा इंडोनेशिया में प्रखर होकर इस युद्ध के बारे में बात हुई, वैसी बात कोई करने को तैयार नहीं था। यह सर्वसम्मति एक चाइना और रशिया की जीत दिखाई देती है, जो पूरा मीडिया भारत की जीत के रूप में डंका बजा रहा है। भारत ने जो वक्तव्य इंडोनेशिया में दिया, भारत यदि उससे भी प्रखर वक्तव्य अपने देश में देता तो समझ में आता कि भारत ने तमाम चीजों देशों को नकारते हुए अपने वक्तव्य में कायम रखते हुए फिर सर्वसम्मति की, तो वही भारत की जीत थी। लेकिन फिर मोदी मीडिया है, हम कोई राष्ट्र की अपमान नहीं कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि चाइना हमारी धरती को कब्जा कर गया, लेकिन फिर भी हम उसी बात में विश्वास करते हैं जब हमारे नेता कहते हैं कि चाइना को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हम तालियां बजाते हैं। ये वास्तविकता हम नहीं देख पाते कि चाइना हमारी जमीन में घुसा हुआ है। यही कारण है कि देश के पास सही सूचनाएं नहीं आ पाती, वही सूचनाएं हमारे पास है। उसके बाद अमेरिका के साथ कुछ एग्रीमेंट हुए, उस एग्रीमेंट में भी भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा ऐसा मुझे लगता है। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार था उसमें भारत का अपर हैंड था, मतलब हमारा निर्यात ज्यादा, आयात कम था, तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में प्रॉफिट में थे। आज
अमेरिका का आयात इतना बढ़ गया है, हमारा निर्यात उतना ही है। तो अब आयात बढ़ गया, निर्यात के अनुपात में निर्यात कम हो गया, आयात के अनुपात में। अब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में माइनस में है, नेगेटिव में है, लॉस में है। हर देश अपना व्यापार दूसरे देश में लादना चाहता है। चाइना का डर दिखा दिखा के लगातार भारत को अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है। इसके पहले जब रशिया अफगानिस्तान में घुसा, तब पाकिस्तान का उपयोग कर अमेरिका ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखी और रशिया पर निशाना लादा। बहुत सारा पाकिस्तान को हथियार बेचा रशिया से लड़ने के लिए अपने स्थान अफगानिस्तान में। कुल मिला के आज पाकिस्तान बैंकरप्सी के कगार में है। रशिया अफगानिस्तान से बाहर गया। अब पाकिस्तान किसी भी काम का अमेरिका के लिए नहीं रहा, उन्होंने उसको छोड़ दिया। पाकिस्तान मजबूरी में चाइना के पास गया और अब चाइना का कर्जदार बन के दिवालिया करीब करीब घोषित हो गया। आज चाइना और अमेरिका में तनातनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना का डर दिखा के भारत को चाइना के सामने खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एशिया में उनके पास और कोई दोस्त नहीं बचा जो चाइना से लड़े। अमेरिका की यदि भारत से दोस्ती है तो वो कोई प्यार की खातिर नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनको चाइना से लड़ने के लिए कोई प्यादा चाहिए। चाइना के खिलाफ भारत बगैर अमेरिका का भी लड़ रहा था। रशिया जब भारत का बहुत नजदीकी दोस्त हुआ करता था, तब भी चाइना के साथ भारत लड़ा है। तब भी चाइना और भारत के संबंध ऐसे ही थे जैसे है, लेकिन आज ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 में जिस हिसाब से मीडिया से दूरी बनाए रखी, पूरे विश्व में भारत की थूथू हुई। अमेरिका का विदेश मंत्रालय ये बार बार, व्हाइट हाउस भी इस बार बात को कह रहा है अपने मीडिया को कि हमने तमाम चैनल्स द्वारा तमाम दरवाजे ठटकाए और प्रयास किया कि ये मीडिया का वहाँ राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करे, लेकिन भारत के लगातार मना करने की वजह से हमें ये करना होगा। ऐसी क्या चीज है कि भारत के प्रधानमंत्री मीडिया से डरते हैं? ऐसे क्या सवाल थे जिसके जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर है कि वेस्टर्न मीडिया के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते? उसी के बाद तुरंत जब अमेरिका के राष्ट्रपति वियतनाम गए तो उन्होंने वहां जाके मीडिया को संबोधित किया और इस बात को बोला कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को प्रेस की आजादी और मानवाधिकार के हनन के बारे में जरूर बात की है। इसके मायने ये हैं कि अमेरिका भी मानता है कि यहाँ प्रेस की आजादी को लेके और मानवाधिकार को लेके बहुत सारी बातें हैं जो चिंताजनक है। तो फिर ये दोस्ती कैसे? क्या भारत के प्रधानमंत्री इस बात पे क्लेरिफिकेशन देंगे जनता के सामने कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी बात क्या हुई? यदि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं तो फिर भारत अपने बदनामी क्यों झेले? भारत की बदनामी राहुल गांधी के कुछ बोलने से नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति यदि कहते हैं विश्व के पटल पर जाके कि भारत के प्रधानमंत्री को मैंने मानवाधिकार के हनन और प्रेस की आजादी को लेकर टोका है, तो इसका मतलब ये भारत की बेइज्जती है। क्या इसका रिप्लाई प्रधानमंत्री देंगे? ये G20 समिट सिवाय हमको खर्चे के कुछ दे नहीं गई। हाँ, प्रधानमंत्री, उनके प्यादे, सरकार, उनका प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया लगातार ये ढोल पीट रहा है कि भारत को बहुत कुछ मिल गया, विश्व में भारत की इज्जत बढ़ी, कई लोग आके गले लगे। लेकिन जब न्याय हुआ था तो 100 देशों के राष्ट्रपति हमारे देश आए थे और ऐसे ही गर्मजोशी से मिले थे। सवाल गर्मजोशी के मिलने से बातें हल नहीं होती। मेरे भारत को क्या मिला? महंगाई अपने चरम पे, बेरोजगारी अपने चरम पे, कहीं बरसात है तो कहीं सूखा है, आत्महत्या करने पे उतार है। इन तमाम चीजों के बीच में मुझे तो कम से कम G20 में भारत लगा हुआ एक इवेंट लगता है जिसमें मेरे टैक्स पेयर्स का पैसा मिला गया। मुझे मिला तो कुछ नहीं, मिला होगा तो प्रधानमंत्री की अपनी छवि को, मिला होगा तो उन तमाम ठेकेदारों को जिन्होंने ये 25 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्चा करने में सरकार की मदद की। इसलिए मैंने कहा कि आज जब मैं बोलूंगा तो इस केंद्र की सरकार को तोड़ूंगा। यही है सच्चाई G20। आज इतना ही, फिर आता हूं आपके सामने किसी विषय के साथ लेके। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा हिंद वॉइस।